गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज, जहाँ पे 5 मिनट में हम 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ताकि आपकी पूरी तैयारी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव हो। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का देखते हैं। कल हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा था, आज एस्टीमेट कमेटी पढ़ेंगे। इसका ओरिजिन कब से देख सकते हो आप? सेम 1921, क्योंकि माउंटफोर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम से इसका आप देख सकते हो। आज़ादी के बाद जॉन मथाई की रिकमेंडेशन के ऊपर 1950 के बजट में इसको पहली बार बात किया गया था। इसको फॉर्म भी 1950 में किया गया था। इनिशियल में इसके 25 मेंबर थे और बाद में इसके मेंबर कितने हो गए? 30। और इसके एक यूनिक ये बात है कि इसके 30 के 30 मेंबर लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा था ना कि 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं, तो इसके 30 के 30 मेंबर सिर्फ लोकसभा से हैं। मिनिस्टर्स की कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसका जो चेयरमैन होता है, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और चेयरमैन कौन सा होता है? मेनली रूलिंग पार्टी से ही आता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिस्ट्री का। संथाल रिबेलियन कल हमने कौन सा किया था? कल हमने मुंडा रिबेलियन की बात की थी। संथाल रिबेलियन क्या? संथाल जो लोग थे मेनली झारखंड में रहने वाले थे, और ये संथाल रिबेलियन किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम के। कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं कि क्यों संथाल को रिबेलियन करना पड़ा। पहले रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रेवेन्यू बढ़ा रहे थे। सेकंड था परमानेंट सेटलमेंट। 3 तरह के सेटलमेंट थे ना, परमानेंट सेटलमेंट, रियोत सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के कारण इनकी लैंड का रेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। संथाल ने अपनी लैंड के ऊपर कंट्रोल इनका कम हो गया, और ये ट्राइबल पीपल थे जो राजमहल हिल्स में रहते थे। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमार्केट कर दिया था दामिन ई को। ये क्या है? ये इन्होंने हिल लैंड और प्लेन लैंड को डिमार्केट किया था। तो जो इस रीजन में जो लोग रहते झारखंड वाले में, उनको उस टाइम में प्रॉमिस किया गया था कि आपके लैंड में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने रेंट बढ़ा दिया और इनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट रेंट पे करना पड़ा लोगों को, जिसके कारण संथाल रिबेलियन ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? रिवोल्ट करने का। और इस रिवोल्ट का दूसरा नाम क्या है? हुल रिवोल्ट। जैसे कल हमने पढ़ा था ना मुंडा रिवोल्ट, मुंडा का दूसरा नाम क्या था? उलगुलन और ग्रेट टुमुल्ट। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हुल रिवोल्ट किससे रिलेटेड है? तो संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड है। ये 1855 में स्टार्ट हुआ था। कौन कौन लीडर थे? सिंधु, कानू, चांद, भैरव और 2 लेडी फुल्लो एंड जानू। ये आप अपने ऐसे में कोट कर सकते हो कि लेडीज़ का ट्राइबल में बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि जो डिप्रेस्ड और एंग्यूस संथाल थे, उन्होंने इनिशियल में अपना गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक स्टार्ट की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जिसमें फार्मर्स ने, विलेजर्स ने, वीमेन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। इनिशियल में काफ़ी सक्सेस हुई। उन्होंने राजमहल हिल्स को कैप्चर किया, भागलपुर को और बीरभूम को। उन्होंने 10,000 लोगों को एक मिलिट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, और वहाँ के जो स्टोर हाउस, वेयर हाउस, उनको आग लगाई, कम्युनिकेशन लाइन को डिसरप्ट किया। बाद में गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सारे पॉसिबल मीन्स को इस्तेमाल किया इनको सप्रेस करने के लिए। ये बहुत ही एक यूनिक बात है। जो लैंडलॉर्ड थे वो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लोकल पीपल संथाल लोगों की सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि दोनों जो सिंधु कानू थे उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको मार दिया गया, और संथाल रिबेलियन 1856 में एंड हो गया। और इसका आउटकम क्या है? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट किया गया, जिसके कारण ट्राइबल को थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिली ब्रिटिश के अप्रेसिव रूल से। चाहू डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक इंडियन सेमी क्लासिकल, हमारे कुछ क्लासिकल डांस है, ये सेमी क्लासिकल डांस है, जो कि मार्शल का, ट्राइबल का और फोल्क ट्रेडिशन का मिक्सचर है। ईस्टर्न इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था। और इसकी 3 स्टाइल पाई जाती हैं: पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल, सरायकेला इन साउथ झारखंड एंड मयूरभंज इन उड़ीसा। जो स्टोरी है इसकी, रामायण और महाभारत हमारी इपिक से ली गई है। इवन पुराना और बाकी लिटरेचर से भी इसकी इंस्पिरेशन है। जो डांसर होता है वो किसको इम्पर्सोनेट करता है, मतलब किसका रूप धारण करता है? भगवान का, एनिमल का, बर्ड्स का, रेनबो का, नाइट का, मतलब मल्टीपल रोल वो प्ले करता है। और ये कौन से महीने में होता है? चैत्र अप्रैल के महीने में इसको परफॉर्म किया जाता है। एक यूनिक चीज़ है, जो चाहू डांस मयूरभंज में, उड़ीसा में जो परफॉर्म किया जाता है, उसमें जो एक्टर होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये स्टाइल है डांस की, काफ़ी विग्रेस और एक्रोबैटिक, मतलब काफ़ी मूवमेंट वाली है। अब इसके कुछ सैलेंट फीचर की बात कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि 3 टाइप के हैं चाहू डांस, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया में मयूरभंज वाले मास्क नहीं पहनते हैं। ये ट्रेंड कहाँ से होते हैं? ट्रेडिशनली अपने परिवार से और लोकल कम्युनिटी के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेनली कॉम्बैट टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं वो फेस के द्वारा किए जाते हैं। और ये यूनिक बात, जो डांसर होता है वो म्यूट होता है, वो कोई गाना नहीं गाता, वो कोई सॉन्ग गाया नहीं जाता, सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है वो उसको साथ देती है, और उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करता है। अब इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में 2010 में इसको इंक्लूड किया था। मैंने कल बताया था कि टोटल 14 हमारे ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में साइट इंक्लूडेड है। लेटेस्ट हमारा दुर्गा पूजा है।
नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट में, संगाई डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट नेम है, संगाई है, ब्राउन एंटलेट डियर बोलते हैं, डांसिंग डियर बोलते हैं। डांसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फुमडीज के ऊपर ये वहाँ पे केबुल लेमजाओ पार्क में जब फ्लोट करती है तो उसको ऐसा लगता है डांस कर रही है। ये स्टेट एनिमल है, कहाँ का? मणिपुर की स्टेट एनिमल है। इसके डिफरेंट कलर होते हैं, विंटर के टाइम थोड़ी डार्क रेडिश हो जाती है, समर के टाइम पे थोड़ी सी लाइट हो जाती है। और नॉट ओनली इंडिया, बाकी कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे चाइना में देखो, लेओस में, म्यांमार में। और हमारे जो हैबिटाट है इसका श्रबलैंड, ग्रास में भी, मार्शलैंड में भी, और मेनली कहाँ है? ओनली फाउंड इन द मणिपुर के लोकटक लेक में। और इसका स्टेटस देखते हैं, IUCN में क्या है? इंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कीबुल लेमजाओ पार्क के बारे में देखते हैं। ये अकेला फ्लोटिंग पार्क है, इसके अलावा कोई फ्लोटिंग पार्क नहीं दुनिया में। और कहाँ पे लोकेटेड? लोकटक में। और ये भी लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगाई डियर का। संगाई डियर भी और कहीं नहीं पाई जाती। उसके अलावा वहाँ पे होक डियर है, ओटर है, होस्ट ऑफ द वाटरफॉल, और ये सब पाए जाते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, आपने देखा हो, एशियन बर्ड वे फ्लाई वे है यहाँ से। और लोकटक लेक क्या? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फेमस किसके लिए? फुमडीज। फुमडीज क्या है? वहाँ पे जो हेट्रोजेनस वेजिटेशन है, घास की स्टाइल वेजिटेशन है, जिसमें सोयल, ऑर्गेनिक और सारी चीज़ें मिक्स हैं, और वो डीकम्पोजिशन की स्टेज में होती हैं। लेक को इनिशियल में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन, जिसमें हमारी मोर देन अभी 50 से ज़्यादा साइट हो गई, उसमें इसको शामिल किया गया। बाद में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में इंक्लूड किया गया था। जियोग्राफी बात करते हैं, कल हमने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी थी, आज इंदस रिवर। इंदस रिवर का नाम कहाँ से है? जैसे सबको पता है, इंदस वैली सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन से है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में करती है, जब इसके सोर्स जो कैलाश रेंज से निकलती है, और उस जगह क्या नाम है? ग्लेशियर का बोखरछू। उसके बाद धार रिवर के द्वारा ज्वाइन की जाती इंडो चाइना बॉर्डर पे, फिर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती, कौन सी रेंज के बीच में? लद्दाख एंड जास्कर, ये आप याद कर सकते हो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जो कि नॉर्थ से साउथ होती है। उसके बाद लद्दाख और गिलगिट में होती है। इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कुछ राइट बैंक। लेफ्ट में कौन सी? इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसमें भी ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर को इंदस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया और पाकिस्तान में बांटा गया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी पाकिस्तान में जाती है, कौन सी इंडिया में। और बाद में ये सारी रिवर पंजनाड़ में मिलती है, मिठानकोट में जाने से पहले। राइट बैंक कौन सी है? श्योक है, स्वेट है, गोमाल है, काबुल है, हुंजा है, कुन्नार है। इकोनॉमी बात करते हैं, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल पेमेंट बैंक किया था, आज हम करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। 100% गवर्नमेंट की इक्विटी है। इसका अल्टीमेट पर्पज़ था कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, और जितने भी बैंक है कॉमन मैन को पूरी सर्विसेज दी जाएँ, ताकि इसकी रीच उस पिलर्स पे हो कि इंडिया ने बताया ना कि हम पेपरलेस करना चाह रहे हैं, कैशलेस करना चाह रहे हैं, इंसान को आने की जरूरत नहीं बैंक में, पूरी सिक्योर मैनर में कस्टमर के डोर स्टेप पर बैंकिंग प्रोवाइड के थ्रू द CBS सिस्टम। ये क्या? इंटीग्रेटेड स्मार्टफोन एंड बायोमेट्रिक सिस्टम है। और इसका इंटरफेस कितना? 13 लैंग्वेज में इसका इंटरफेस है, मतलब बहुत ही अच्छी स्कीम है ये गवर्नमेंट की। और ये विजन ऑफ डिजिटल इंडिया को फुलफिल करना चाह रही है। तो ये हमारा आज का था 5 मिनट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।